मेरा नाम जगत है। मेरे 3 बेटे थे। अपने बेटों की खातिर मैंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार किया करता था, मगर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे एक बड़ी बीमारी हो गई। मैं अपने तीनों बेटों के लिए बोझ हो गया। पहला बेटा मुझे दूसरे बेटे के पास छोड़ आता तो दूसरा तीसरे के पास, और तीसरा भी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहता था। जब मैं सही सलामत हुआ करता था तो मेरे तीनों बेटे लड़ते थे कि पापा को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं अपने पास रखूँगा, क्योंकि उस समय मैं कमाने लायक था। मगर अब जब मैं एक बड़ी बीमारी का शिकार हो गया, तब मेरे तीनों बेटों ने मुझे अपने अपने घर से निकाल दिया। मुझे बोझ समझने लगे। फिर मैंने एक फ़ैसला किया। मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मैं अपने गांव वापस आ गया। वहां जाकर मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे बच्चे हैरान रह गए। उन्हें खबर मिली कि मेरी मौत हो गई है। जैसे ही वो गांव आए तो ये देखकर उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मैं तो बिल्कुल सही सलामत हूँ। तो फिर उन तक मेरी मौत की खबर कैसे पहुँच गई? बचपन से ही मैंने गरीबी देखी थी। मैं और मेरे भाई बहन बहुत बुरे समय से गुजरे थे। हमने ऐसे ऐसे हालात देखे थे जो हर गरीब को देखने पड़ते हैं। उसी समय मैंने सोच लिया था कि जो गरीबी भरी ज़िंदगी मैंने देखी है वो मैं अपने बच्चों को नहीं देखने दूंगा। अपने बच्चों की खातिर मैं सब कुछ करूंगा। मैं एक छोटे से गांव में रहता था जहां पर पहले ही काफ़ी सारी गरीबी थी, मगर फिर भी मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से अपने लिए तो सब कुछ बेहतर कर लिया था। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई। मैं अपनी बहनों से बड़ा था। सबसे पहले मैंने अपनी बहनों की शादी की, उसके बाद अपने बारे में सोचा। मेरे सारे भाई बहन गांव में ही रहते थे। हम लोग भले ही गरीब थे, मगर हम में आपस में बहुत मोहब्बत थी। मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि अपनी मेहनत की कमाई से गांव में ही अपने लिए एक बड़ा सा मकान बनाया, जहां मैं अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को रखना चाहता था। मेरे दोनों भाई भी बहुत मेहनती थे। बचपन में तो हमें सुकून न मिल सका, लेकिन जब हम जवान हुए तो हमने अपनी मेहनत से अपने और अपने परिवार के लिए काफ़ी कुछ किया। फिर एक दिन मेरी बहनों ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करके मेरी शादी सुरेखा जैसी एक लड़की से करवा दी, जो गांव की एक भोली भाली लड़की थी। मेरे माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे, इसलिए हम भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा थे। हम लोग एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। मेरे दोनों भाइयों की शादी हो गई। उन्होंने भी अपने छोटे छोटे मकान अलग से बना लिए थे और अपने परिवार के साथ रह रहे थे। मैंने अपना छोटा सा मकान नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई से गांव में ही एक बड़ा सा घर बनाया था। फिर अपनी शादी कर ली। शादी करने के बाद पत्नी के साथ सुकून से रहने का सोचा था, मगर शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे कि मेरी पत्नी की कुछ अजीब अजीब हरकतें मेरे सामने आने लगी। मैं तो काम पर चला जाता था, लेकिन जब वहाँ से वापस आता तो मोहल्ले का कोई ना कोई इंसान मुझसे उसकी शिकायत किया करता था कि तुम्हारे पीछे एक लड़का तुम्हारे घर आता है, तुम्हारी पत्नी उससे हंसकर मिलती है। मुझे लगता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, सुंदर है, इसलिए लोगों को इस बात से जलन होती है। लेकिन जब उससे रिलेटेड शिकायतें बढ़ती गईं तो मुझे कोई कदम बढ़ाना था, लेकिन कैसे? हमारी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई थी। एक दिन मैंने उससे बात की और कहा कि सुरेखा, लोग तुम्हारे बारे में बहुत बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरी पीठ पीछे घर में कोई आता है। उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे मायके वाले आते हैं, और आपको तो पता है कि मेरे 7 भाई हैं और मैं उनकी इकलौती और लाडली बहन हूँ, इसलिए मेरा कोई ना कोई भाई मुझसे मिलने के लिए आता रहता है। अब आपके मोहल्ले वालों को तो ये बात नहीं पता ना कि मैं 7 बहनों की इकलौती बहन हूँ। मेरे भाई यहाँ आते हैं तो उन्होंने इस बात का गलत मतलब निकाल कर आपको बता दिया। मैंने कहा तुम ठीक कह रही हो, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, और अब तो तुम माँ भी बनने वाली हो। उसने कहा कि नहीं, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने उसकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर लिया था। मुझे भी यही लगा कि घर में उससे मिलने के लिए उसका कोई ना कोई भाई आता होगा। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी पत्नी ने पहले बेटे को जन्म दिया, जो कि बहुत शुभ कदम लेकर आया था। मैंने उसका नाम राजन रखा। राजन अभी 1 साल का नहीं हुआ था कि मेरी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। मेरे बच्चों के कदम बहुत शुभ थे। मेरा कारोबार आसमान छूने लगा। मैं सरसों के तेल का व्यापार किया करता था। गांव से तेल ले जाकर शहर में बेचता था। मेरा ये कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। मुझे इसमें काफ़ी मुनाफा होने लगा। फिर मैंने गांव में और भी ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी। मैं चाहता था कि मेरे बच्चों के लिए मैं इतना तो कुछ छोड़ कर जाऊँ कि मेरे बच्चे आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
मैं सोचता था कि जो गरीबी भरी ज़िंदगी मैंने गुजारी है, ऐसी ज़िंदगी मैं अपने बच्चों को कभी भी गुजारने नहीं दूंगा। उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा और जब तक इन हड्डियों में जान है काम करता रहूंगा। वक्त गुजरता गया। मेरी पत्नी ने दूसरे भी बेटे को जन्म दिया था। अब मेरे पास दो दो बेटे हो गए थे, लेकिन मैं परेशान इस बात से था कि मोहल्ले वाले अभी भी मेरी पत्नी की शिकायत मुझसे किया करते थे और यही कहते थे कि अपनी पत्नी पर नज़र रखा करो। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं होता था। मैं चाहता था कि मेरा घर ना टूटे। जितना हो सके मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता था। ज़्यादातर अपने काम में बिजी रहता था। सुबह को घर से निकलता तो रात को 8 बजे तक ही वापस आया करता था। मेरी पत्नी दोपहर का खाना मुझे सुबह को ही पैक करके दे देती थी। मेरा काम शहर जाने का था, इसलिए मैं घर में कम ही दिखाई देता था। वक्त गुजरता गया। ऊपर वाले ने मुझे एक और बेटा दे दिया। अब मेरे पास तीन बेटे हो गए थे और मेरी शादी को 4 साल हो गए। इन 4 सालों में मैंने खूब दिल लगाकर मेहनत की थी, खूब तरक्की की थी और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। फिर एक वक्त ऐसा आया जब शहर जाते समय अचानक मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे ज़्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा था, मगर जब मुझे सड़क से उठाकर लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने मुझे अंदरूनी चोट के बारे में बताया था कि आपकी टांग में अंदरूनी चोट आई है, लगभग 1 महीने तक बिस्तर से ना उतरना। मैं घबरा गया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। 1 महीने तक अगर मैं बिस्तर पर पड़ जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता। फिर मेरे साथ के एक दोस्त ने मुझे समझाया कि परेशान मत हो, ऊपर वाले का दिया तुम्हारे पास अब सब कुछ है, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। 1 महीने आराम कर लो, जब ठीक हो जाओगे उसके बाद दोबारा से काम पर लग जाना। शुक्र मनाओ कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई है। मेरे एक्सीडेंट पर मेरी पत्नी बहुत परेशान हो गई थी। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी चोट लगने की वजह से ज़्यादा परेशान थी या फिर इस बात से ज़्यादा परेशान थी कि अब मैं घर में ही रहने वाला हूँ। अक्सर लोगों की 1 महीने में या फिर 1 हफ्ते में छुट्टी ज़रूर होती है, मगर मेरी कभी कोई छुट्टी नहीं हुई थी। मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या करती है, कैसे रहती है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है और कौन घर में आता है। लोगों ने अगर मुझसे इसकी शिकायत की भी थी तो मैंने हर बार उनकी बातों को नज़रअंदाज किया था, मगर अब जब मैं इस 1 महीने में अपने घर पर रहा तो धीरे धीरे मेरे सामने मेरी पत्नी की हरकतें आने लगी थी। वो हमेशा परेशान रहती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसे किसी का इंतज़ार है। उसे डर है कि घर में कोई आ ना जाए। एक दिन बातों ही बातों में मुझे मेरे बेटे ने बताया कि पापा, आपके पीछे बहुत सारे अंकल आते हैं। मम्मी हमें घर से बाहर खेलने के लिए भेज देती है और ख़ुद अंकल के साथ कमरे में बैठकर बातें करती है। मैं अपने बेटे की बात सुनकर हैरान रह गया था। मैंने अपने बेटे से कहा भी था कि बेटा, वो अंकल नहीं तुम्हारे मामा जी हैं। तो वो कहने लगा कि नहीं, मामा जी तो घर आते ही नहीं हैं। मैं ये बात सुनकर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। मैंने सोचा था कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अपनी पत्नी की सच्चाई के बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि बच्चे झूठ नहीं बोलते और मेरा बेटा मुझे जो बात बता रहा था वो इसलिए बता रहा था क्योंकि उसका कहना था कि पिताजी, आपके सामने कोई भी अंकल हमारे घर पर नहीं आते, मगर जब आप घर में नहीं होते तो रोज़ कोई ना कोई अंकल घर पर आते हैं और मेरे और भाइयों के लिए बहुत सारे पैसे देकर जाते हैं। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया था कि आखिर कौन मेरे पीठ पीछे घर में आता है। मुझे कुछ भी करके अपनी तबीयत ठीक करनी थी। जैसे तैसे 1 महीना गुजर गया था। मेरा बेड रेस्ट ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं काम पर जा रहा हूँ। सुरेखा उस दिन बहुत खुश नज़र आ रही थी, मगर मैं काम पर नहीं गया था। मैं अपने मोहल्ले में ही इधर से उधर टहल रहा था। सर्दियों का मौसम था, इसलिए मैंने शॉल लपेटे हुई थी और उससे अपना चेहरा भी छुपा लिया था। पहले दिन तो शायद कोई नहीं आया था, लेकिन दूसरे दिन जब मैं सही समय पर घर से निकला और अपने मोहल्ले में ही इधर उधर टहलकर अपने घर पर नज़र रखता रहा तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक अनजान मर्द घुसा है। वो घर के अंदर चला गया था। मैं इस इंसान की शक्ल को पहचान नहीं पा रहा था। मेरी पत्नी के कहने के मुताबिक उसके 7 भाई थे और मैं उसके 7 भाइयों को बहुत अच्छे से जानता था। उसने तो कहा था कि मेरे भाई मेरा हालचाल लेने के लिए कभी न कभी हमारे घर पर आते रहते हैं। तो फिर ये इंसान कौन था? थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। मेरे बड़े बेटे के बताने के मुताबिक वो आदमी मेरी पत्नी के साथ घर में अकेला था। अब मुझे कोई ना कोई कदम उठाना था, क्योंकि मैं जो अपनी आंखों से देख रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था और मेरी बर्दाश्त से बाहर था।
मैं फौरन ही घर के अंदर दाखिल हुआ। बच्चे मुझे दरवाजे पर देख चुके थे। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो आंगन पूरा खाली पड़ा हुआ था। मैं कमरे के अंदर गया तो मेरी पत्नी सोफे पर उस अनजान इंसान के बिल्कुल बराबर में बैठी हुई थी। ये सब देखकर तो मेरा खून खौल उठा था। मेरी पत्नी और उस आदमी की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी तो दोनों एक ही झटके से खड़े हो गए। सुरेखा मुझे फटी फटी नज़रों से देखने लगी। उसने कहा कि आप कब आए? मैंने कहा कि मैं गया ही कब था। सुरेखा, आखिर ये सब क्या चल रहा है और ये कौन है? वो आदमी घबराने लगा। मैंने एक ही झटके से उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया। मैंने चिल्लाते हुए कहा कि बता, तू कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? उसने मुझे ज़मीन पर ज़ोरदार धक्का दिया और अपना गिरेबान मुझसे छुड़वाकर घर से भागता हुआ चला गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथ नहीं आया। सुरेखा बहुत डर गई थी क्योंकि उसकी चोरी आज पकड़ी गई थी। मैंने सुरेखा की तरफ ध्यान से देखा और कहा कि सुरेखा, अब तुम मुझे सारी सच्चाई बताओगी या फिर मैं खुद अभी पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लूँ? पुलिस के नाम से वो बुरी तरह से डर गई। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मेरा पहले से ही मर्दों के साथ संबंध रहा है। मैं अपनी आदत से मजबूर थी, इसलिए शादी के बाद भी आपके घर में ना होने का फ़ायदा उठाकर मर्दों से संबंध रखती रही। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? वो बहुत ही रो रही थी। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। मगर मैं ऐसी औरत को माफ़ कैसे कर सकता था जो मेरी पीठ पीछे मेरा भरोसा तोड़ रही थी, गैर मर्दों से मिल रही थी। उसे तो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं था। मेरे दिल में ख्याल ये भी आया कि क्या ये बच्चे मेरे हैं या फिर किसी और के। बच्चे जिसके भी हों, वो बच्चे हैं, मासूम हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मुझे मोहल्ले के लोगों ने पहले ही मेरी पत्नी की तरफ से सावधान कर दिया था, तो फिर मैं तब क्यों नहीं समझा? मुझे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए था। मगर मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करता रहा। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया था। मैं एक ऐसा इंसान था जिसने कभी किसी महिला के साथ ना तो बदतमीज़ी की थी, ना ही अभद्र व्यवहार किया था। इस औरत के साथ मैंने पूरी ज़िंदगी बिताने के सपने सजाए थे। मैं न जाने क्या क्या सोच चुका था, मगर ये मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी। मुझे याद आया कि एक दिन इसने मुझसे वादा किया था कि ये कभी मुझे धोखा नहीं देगी, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। मगर जो कुछ मेरी आंखों के सामने था और जो कुछ इसने अपने मुंह से कहा था, उस पर अब मुझे विश्वास करना ही होगा। सुरेखा मुझसे माफ़ी मांग रही थी, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला था। मेरा सहारा मेरे बच्चे थे। मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहता था। मैंने सुरेखा से कहा कि अभी और इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैं तो तुम पर हमेशा भरोसा करता रहा और तुम मेरी गैर मौजूदगी का और मेरे भरोसे का फ़ायदा उठाती रहीं। मेरे ही घर में दूसरे मर्दों को बुलाती रहीं। उसने कहा कि मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मैंने कहा कि नहीं, मैं अब तुम पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि तुम विश्वास करने के लायक औरत ही नहीं हो। तुम अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकती हो। बस मेरे बच्चे छोड़ जाना, क्योंकि मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है। वो बहुत ही रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। मैंने उसे उसके मायके भेज दिया और अगले ही दिन तलाक के पेपर तैयार करवाकर उसके घर भेज दिए। मेरे उसके साथ सारे संबंध खत्म हो गए थे। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। इतना सब कुछ हो गया था, मेरे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची थी। ये बात जब मेरे भाई बहन को भी पता चल गई तो वो भी हमारे घर पर आए और कहने लगे कि भैया, आपने हमें उस औरत के बारे में बताया क्यों नहीं कि वो आपकी पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रही है। हम उसे पुलिस के हवाले कर देते। मैंने कहा कि नहीं, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया। वो तो फिर भी मेरी पत्नी थी। मैं उसके साथ बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी सबसे छोटी बहन कहने लगी कि भैया, आप दूसरों के बारे में कितना सोचते हो। दूसरों के बारे में सोचते सोचते आपने हमेशा अपना नुकसान ही किया है। अब आपने उसे घर से निकाल तो दिया, बच्चे भी उसके साथ ही भेज देते। क्या पता ये बच्चे आपके हैं या किसी और के। मैंने कहा, ये बच्चे जिस किसी के भी हैं, मगर ये मुझे पिता कहते हैं। मैं हमेशा उनकी परवरिश ऐसे ही करूँगा जैसे करता आया हूँ। ये मेरी संतान है। मैंने सुरेखा से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों से कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता। मेरे बड़े भैया कहने लगे कि जगत, अब तुम दूसरी शादी कर लो। इन बच्चों की परवरिश करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा।
मैं दूसरी शादी करके अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या पता मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत आए तो वो भी मुझे न समझे और मेरे बच्चों को भी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई मेरे बच्चों के साथ गलत व्यवहार करे। मेरी बहन कहने लगी कि नहीं भैया, हम आपके लिए कोई अच्छी ही लड़की तलाश करेंगे। मैंने कहा कि मुझे शादी के बारे में अब कोई बात नहीं करनी। मुझे सब ने यही समझाया कि तुम्हारे बच्चे छोटे हैं और उनकी परवरिश तुम अकेले कैसे करोगे, मगर मैंने उनसे कह दिया था कि मैं कुछ भी कर लूँगा अपने बच्चों के लिए। माँ और पिता दोनों बन जाऊँगा, इनकी परवरिश खुद करूँगा। दूसरी शादी मुझे नहीं करनी। मैं काम पर भी जाया करता था, बच्चों की भी देखभाल कर रहा था, बच्चों के लिए खाना भी बनाता था और घर में साफ सफाई भी कर रहा था। गांव के सारे लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था। मुझे अभी भी लोग बहुत समझा रहे थे कि तुम जिंदगी के बहुत कड़े समय से गुजर रहे हो, दूसरी शादी कर लो, तुम्हारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। मगर मैंने किसी की एक न सुनी। मेरे लिए मेरे बच्चे ज़्यादा ज़रूरी थे। यहाँ तक कि अब मैं दूसरी औरत पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। मेरी ज़िंदगी बहुत मेहनत भरी गुजर रही थी। मैंने सोचा था कि ये सब कुछ सिर्फ कुछ समय की बात है, सिर्फ कुछ सालों की बात है। जब ये कठिन साल गुजर जाएंगे, मेरे बच्चे जवान होंगे, उनकी शादी हो जाएगी, ये कमाने लायक हो जाएंगे, तो मुझे ही इनसे बहुत सहारा मिलेगा। मैं जो पहले अपना सरसों का तेल शहर में सप्लाई किया करता था, अब मैंने ऑनलाइन डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था। मेरी अपनी ही ज़मीन पर तेल का कोहलू लगा हुआ था, जहाँ से हमारा तेल सप्लाई होता था। इस काम से ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं था, लेकिन जैसे तैसे वक्त काटने की कोशिश कर रहा था। बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होते गए। मैंने बच्चों को शहर पढ़ने के लिए भेजा था, मगर वहाँ से बच्चों का लाना ले जाना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था और फिर काम में भी नुकसान हो रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शहर चला जाता हूँ, शहर जाकर कोई मकान ख़रीद लेता हूँ और वहीं पर अपना रहन सहन शुरू कर देता हूँ। बच्चों की पढ़ाई भी होती रहेगी, मेरा काम भी ठीक चलता रहेगा। वैसे भी मैं इस गाँव में रहता हूँ तो मुझे सुरेखा की याद आती है, उसकी बेवफाई की याद आती है और फिर मुझे अपने घर को और बच्चों को देख देख कर गुस्सा आता है कि मेरी ज़िंदगी में आखिर ये सब कुछ क्यों हो गया। बच्चों ने कई बार अपनी माँ को याद किया था, मगर मैंने उनको ये समझा दिया था कि तुम्हारी माँ मर गई है, अब तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही हूँ। बच्चे छोटे थे, ना समझ थे। कुछ दिन उन्हें अपनी माँ के बिना रहने में परेशानी हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया। छोटे बच्चों की परवरिश करना मेरे लिए बहुत भारी काम था, लेकिन वो बुरा समय भी गुजर गया था। मैं अपना सारा सामान पैक करके शहर में शिफ्ट हो गया था। मेरे भाई बहन को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि मैं अपने बच्चों को लेकर शहर जा रहा हूँ, मगर बच्चों की पढ़ाई की बात थी और मेरे कारोबार की भी, तभी तो मेरे लिए शहर जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपना सारा कारोबार गांव से ख़त्म करके शहर में शुरू कर लिया था और अब यहाँ से मैंने अपनी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी। देखते ही देखते बच्चे कब जवान हो गए कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ कारोबार में भी बहुत तरक्की हुई। सबसे बड़ा बेटा राजन, दूसरे नंबर वाला बेटा प्रतीक और तीसरे नंबर वाला बेटा रवि, तीनों ही बेटे मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाया करते थे। अब हमारा तेल का सिर्फ एक कोलू नहीं था, बल्कि अच्छी खासी एक ब्रांडेड कंपनी चल रही थी। लोगों को हमारे ब्रांड का तेल बहुत पसंद आता था। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ मैंने एक एक करके अपने बेटों की शादी कर दी थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़े बेटे को उसका घर अलग बनाकर दे दिया था, दूसरे बेटे को भी अलग घर बनाकर दे दिया था और तीसरे वाले बेटे को भी। तीनों अपनी पत्नियों के साथ खुश थे और अलग अलग घर में सुकून से रह रहे थे। मगर मैं ज़्यादातर अपने सबसे बड़े बेटे राजन के साथ ही रहता था, क्योंकि उसे मेरे कारोबार में ज़्यादा इंटरेस्ट था। बाकी मेरे दोनों बेटे अलग अलग काम करते थे। छोटे बेटे को नौकरी करना ज़्यादा पसंद था। पढ़ लिख कर उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी थी, जबकि सबसे छोटा बेटा रवि एक स्कूल में टीचर की नौकरी किया करता था। वो दोनों बेटे मेरे कारोबार से हट गए थे, मगर जो भी काम कर रहे थे उसमें उन्हें काफ़ी सारे पैसे मिलते थे। राजन की शादी हो गई, उसकी पत्नी अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सबसे बड़े बेटे के पास 2 बच्चे हो गए, छोटे वाले के पास एक बेटी और सबसे छोटे वाले बेटे के पास भी एक बेटी थी। मेरा जब मन करता मैं अपने बेटों के घर चला जाता था। वो मेरी खातिर में कोई कमी नहीं छोड़ते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मगर एक बात थी जो मुझे हमेशा परेशान करती थी।
मेरे जो दोनों बेटे अलग रहते थे उन्होंने कभी मुझे अपनी कमाई का 1 रुपया भी नहीं दिया और राजन उसका जब मन करता अपनी पत्नी के साथ घूमने चला जाता था, जब मन करता पैसा पानी की तरह बहाया करता था। न मुझसे कोई इजाज़त लेता था, न ही काम में ज़्यादा ध्यान दिया करता था। उसका ध्यान अपने बच्चों और पत्नी पर ज़्यादा था। मैं जब घर में दाखिल होता और उससे हर महीने के हिसाब किताब के बारे में बात करता तो उसे कुछ पता ही नहीं होता था। उसे लगता था कि पिता तो कमा ही रहे हैं, उसे फैक्ट्री जाकर क्या करना है। ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत खलने लगी थी। सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत की थी, इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया था, बच्चों को किसी काबिल बना दिया था। मैं सोचता था कि अब इन लोगों का हक बनता है कि ये लोग मुझे आराम करने के लिए कहें और ख़ुद सारी जिम्मेदारी उठा लें, मगर उन दोनों को भी अपनी ज़िंदगी से मतलब था और इस बेटे ने भी मेरे ही कारोबार से जुड़कर कारोबार को समझने की कोशिश ही नहीं की। मगर बच्चों और बहुओं की बर्ताव में मेरे लिए कभी कोई कमी नहीं थी, सब अच्छे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। फिर एक दिन अचानक ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। एक दिन फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। इतनी भीषण आग लगी कि फैक्ट्री में मौजूद हर चीज़ जलकर राख हो गई। मुझे इस बात से बेहद अफसोस था, लेकिन मेरे बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो अभी भी अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों में ट्रिप पर गया हुआ था। मैं जब भी अपने दोनों छोटे बेटों के घर जाता था तो वो मुझे वहाँ ज़्यादा दिन रुकने नहीं देता था, जल्द ही वापस ले आता था। पिताजी, आपकी बहुत याद आ रही है, घर चलो। ये सब इसलिए था क्योंकि मैं घर का सारा खर्चा खुद करता था। घर में राशन डलवाना, घर की हर चीज़ का बिल जमा करना मेरी ही जिम्मेदारी थी। मेरे बेटे को तो जितने पैसे खर्च करने होते थे वो अपने पैसे मुझसे मांग लिया करता था। उसे दिन में कई बार मेरी ज़रूरत पड़ती थी, वो बार बार मुझसे पैसे मांगता रहता था। इसलिए जब मैं घर से चला जाता था तो वो परेशान हो जाया करता था। मैंने हमेशा अपने पैसों को संभाल कर रखा था, फिजूल खर्च नहीं किया था, मगर मेरे तीनों ही बेटे बहुत फिजूल खर्ची करते थे। रवि और प्रतीक भी भले ही मुझसे अलग रहते थे, लेकिन उन्हें भी हर दूसरे तीसरे दिन मेरी ज़रूरत पड़ती रहती थी। पिताजी, आज इस काम के लिए पैसे चाहिए। पिताजी, आज पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, सैलरी ज़्यादा नहीं मिली, छुट्टियां हो गई थी, सैलरी कट गई। पिताजी, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी, घर में मेहमान आ रहे हैं। ये सारे बहाने सुन सुनकर मैं पक गया था। जब तक मैं उनको पैसे देता रहा तब तक मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब जब मेरे कारोबार में नुकसान हो रहा था तब उसे देखने वाला, उसे समझने वाला, उस पर अफसोस करने वाला कोई भी नहीं था। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से धीरे धीरे दिन ब दिन मेरा नुकसान होता गया। काफ़ी सारी मशीनें ख़राब हो गई थी, काफ़ी सारा तेल ख़राब हो गया था, मज़दूर काम पर आने से इनकार कर रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। चारों तरफ से मुझ पर ऐसा बुरा समय आया था कि मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मैंने रवि, प्रतीक और राजन तीनों को अपने सामने बिठाकर कहा कि बेटा, मेरा कारोबार डूबता जा रहा है, मेरी उम्र अब ज़्यादा हो गई है, मैं अब इस कारोबार को दोबारा खड़ा नहीं कर सकता। तुम लोग अब अपने पिता के कारोबार को खड़ा करने की कोशिश करो, आगे चलकर यही कारोबार तुम्हारे बहुत काम आएगा। वो दोनों बेटे तो खामोश हो गए और कहने लगे कि नहीं पिताजी, हम नौकरी करते तो हैं, हमारे लिए वही बहुत है, ये सब तो आप राजन भैया से कहिए। राजन ने कहा कि पिताजी, मैं क्या करूं, और वैसे भी हमें दोबारा कारोबार खड़ा करने की क्या ज़रूरत है, आपके पास तो पहले ही काफ़ी ज़मीन जायदाद है, उसे बेचकर आप अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर लो। मैंने कहा कि नहीं बेटा, वो मैंने तुम लोगों के लिए रखी हुई है, तुम्हारे बुरे समय के लिए। अभी तुम लोग मेहनत करके अपनी समझ बूझ से दोबारा से सब कुछ ठीक कर सकते हो। अगर वो सब कुछ मैंने कारोबार पर लगा दिया तो तुम लोगों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वो तीनों खामोश हो गए। तीनों ने साफ कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बहुत उदास हो गया था। मेरा कारोबार गुजरते हुए वक्त के साथ साथ पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जो कभी मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। मगर मेरे बच्चों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो लोग जानते थे कि अब उनका पिता खाली हाथ हो गया, फिर भी बात बात पर मुझसे पैसे मांगते थे। मैंने उन्हें पैसे देने से इनकार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तक मैं उन्हें अपनी काफ़ी सारी जमा पूंजी दे चुका था। हमेशा से ही मैं उनको अपनी कमाई देता आया था, लेकिन उन लोगों ने अपनी कमाई के पैसे मुझे कभी नहीं दिए थे। अब जब मैंने अपने बच्चों को पैसे देना बंद कर दिया तो रवि और प्रतीक ने तो मुझसे बात करना ही बंद कर दिया था, जो हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करके मेरे हालचाल पूछते थे।
ज़बरदस्ती अपने घर बुलाया करते थे। वो जानते थे कि मैं उनके घर जाऊंगा तो बच्चों के लिए ढेर सारा सामान लेकर जाऊंगा, ढेर सारे पैसे उनको देकर आऊंगा। मगर अब उन्हें पता था कि उनके पिता खाली हाथ हो गया है, तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाना तो दूर, मुझे फ़ोन करना भी बंद कर दिया। राजन की पत्नी, जो पहले मेरे साथ बहुत अच्छी रहा करती थी, अब उसका मूड भी हमेशा ख़राब रहता था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं इस कारोबार को दोबारा खड़ा नहीं करूँगा। अब ये तो मेरे बच्चों को सोचना चाहिए कि वो अपने पिता के अच्छे खासे कारोबार को क्यों अपने हाथों से निकलने दे रहे हैं, क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई है। मैं तो एक न एक दिन मर जाऊँगा। ये कारोबार आने वाले समय में उनको ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है। मेरे पोता पोती भी मुझे बहुत पसंद करते थे, मगर अब बहू पोता पोती से भी मुझे दूर रखने लगी थी। राजन भी उखड़ा उखड़ा सा रहता था, मेरे कमरे में आता ही नहीं था। इस दौरान मैंने देखा था कि मेरी तबीयत में काफ़ी बदलाव आ रहे थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। पहले जो मैं अपने बच्चों की हर ज़रूरतों का ख्याल रखता था, तब उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन अब मैं अपनी अहमियत इस घर में समझने लगा था कि अब मेरी कोई अहमियत नहीं है, न इस घर में और न ही मेरे बच्चों की नज़र में। शायद मैं तब ज़्यादा अच्छा हुआ करता था जब मैं ढेर सारे पैसे कमाता था, मगर अब मैं किसी काबिल नहीं रहा था, तो मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं था। मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी उठती थी, जिसकी वजह से मेरे सीने में भी दर्द होने लगता था। कभी कभी तो इतनी ज़्यादा खांसी हुआ करती थी कि मैं तड़प उठता था, मगर कोई भी मुझे देखने वाला भी नहीं था। मैं अपने कमरे में ही बंद रहता था। एक दिन मैंने राजन से कहा कि बेटा, मेरी कई दिनों से बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। पहले तो कुछ देर राजन खामोश रहा, फिर जब उसने मेरी हालत देखी तो कहने लगा कि ठीक है, चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलता हूँ। वो मुझे अस्पताल ले गया था। राजन जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने मामूली सी दवाई दे दी थी, मगर दवाई से कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था, दिन ब दिन खांसी बढ़ती जा रही थी। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे भी हो गए थे, बुखार भी रहने लगा था। एक दिन राजन कहने लगा कि पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि आपको किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दूँ। छोटे मोटे डॉक्टर से आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप इतना ज़्यादा खांसते हो कि बच्चे भी सोते से उठ जाते हैं, हम लोग भी डिस्टर्ब होने लगते हैं। मैंने कहा कि बेटा, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो वो मुझे बड़े अस्पताल में ले गया था, मगर अस्पताल ले जाने से पहले उसने कहा था कि मैं आपको बड़े अस्पताल तो ले जाऊं, आपके अस्पताल का खर्चा कौन उठाएगा? आप तो अब किसी काबिल नहीं रहे और मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते। आपके दोनों बेटों को भी आपसे कोई मतलब नहीं रहा। पैसे लेने के लिए तो बहुत जल्दी वो यहाँ पर आ जाते थे और आपको अपने घर पर बुला लिया करते थे, मगर अब देखो, अब तो पिता की जैसे कोई चिंता ही नहीं है। मैं खामोश हो गया, बस सर झुकाकर खड़ा रह गया था। अस्पताल जाने के बाद डॉक्टर ने मेरी पूरी कंडीशन सुनकर बहुत सारे टेस्ट लिख दिए थे। जब रिपोर्ट आई तो मेरे होश उड़ गए थे। पता चला कि मुझे टीबी जैसी बीमारी हो गई है, जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गई है। इसका इलाज भी बहुत महंगा था, लेकिन अभी मेरा इलाज मुमकिन था। फिलहाल जब ये बात घर आकर राजन ने अपनी पत्नी नेहा को बताई तो वो बहुत परेशान हो गई थी। मैं उनके कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था जब वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। नेहा कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने अपना सारा कारोबार तो ठप कर दिया और अब खुद बीमार होकर पड़ गए। बीमारी भी इतनी बड़ी हुई है कि इलाज भी लंबा चलेगा। तुम्हारे पास थोड़ी ना इतने पैसे रहते हैं कि तुम अपने पिताजी का इलाज करवा दोगे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी की उम्र बहुत हो गई है, इस दुनिया से चले भी गए तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी अब वो किसी काम के नहीं रहे। हमारे भी तो काफ़ी सारे खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और अब तो तुम्हारे पिता भी 1 रुपया नहीं देते, तो सब कुछ तुम पर ही आ गया। अब छोड़ो, अपने पिता पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे भी घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। मुझसे तुम्हारे पिता की सेवा नहीं होगी। और हाँ, कह देना अपने पिता से कि कमरे के अंदर ही रहें, कभी अपनी बीमारी बच्चों को भी लगा दें। पहले ही हम उनके खांसने से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी बीमारी हमारे बच्चों को भी लग जाए। मुझे लगा कि मेरा बेटा अभी अपनी पत्नी को डांट लगाएगा कि तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, मगर उसने तो अपनी पत्नी से कहा कि परेशान मत हो, मैं पिताजी को समझा दूंगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था। मैं खामोशी से चलते हुए कमरे में आ गया था और पहली बार बहुत रोया था। इतना अफसोस तो मुझे अपने कारोबार के बर्बाद होने पर भी नहीं हुआ था, जितना आज अपनी बहू बेटी की बातों से हो रहा था।
अब तो जैसे मैं इस घर के किसी गैर ज़रूरी सामान की तरह हो गया था, जिसकी कोई कदर ही नहीं करता था। मुझे तो खाना भी ऐसे मिलता था जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। बहू हाथों में ग्लव्स पहनकर खाने की थाली खिड़की से अंदर दे दिया करती थी, साड़ी का पल्लू अपनी नाक पर लगा लिया करती थी, कहती थी कि जल्दी से खाना लो और खिड़की बंद करो, ऐसा ना हो कि आपके खांसने के जरासीम कमरे के बाहर आ जाए और बीमारी हम सबको लग जाए। मुझे तो खाना भी बासी मिल रहा था। बहू ने बच्चों को भी मेरे पास भेजना बंद कर दिया था। एक दिन उसने चलते हुए कहा कि मुझसे तुम्हारे पिताजी को खाना नहीं दिया जाता, उनका खाना खुद ही दिया करो। राजन कहने लगा कि अच्छा बाबा, मैं दे दिया करूँगा खाना, तुम शोर क्यों मचा रही हो। पिताजी ने सुन लिया तो उन्हें अफसोस होगा, मगर उन्हें क्या पता था कि मैं अपने कमरे की खिड़की से क्या क्या सुनता रहता था। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लाचार और बेबस महसूस कर रहा था। मैं आंसुओं के घूंट पीते हुए सूखी रोटी और बासी सब्जी खा लिया करता था। राजन ने मुझे किस तरह की दवाइयाँ लाकर दी थी मैं नहीं जानता था। बस वो खिड़की से मुझे दवाइयाँ दे देता था कि ये खा लेना, मगर मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी। वक्त बढ़ता जा रहा था, मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। खाना भी ठीक से नहीं खाया जा रहा था। मैं खुद से उठकर पानी भी नहीं पी सकता था। राजन तो कमरे में आता ही नहीं था। पोते पोतियाँ मेरे पास आने की कोशिश करते थे, मगर उनकी माँ उन्हें डांट दिया करती थी कि खबरदार, अगर अपने दादाजी के कमरे के आसपास भी गए तो उन्हें बहुत ही खतरनाक बीमारी हो गई है। अगर तुम लोगों को लग गई तो तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। चलो जाकर अपने कमरे में पढ़ाई करो। जब ये बात मैंने सुनी तो दिल जैसे फटने लगा था। पता नहीं मुझे ये बीमारी क्यों हो गई थी। अगर हुई थी तो मेरा इलाज चल रहा था या नहीं। बेटा तो मुझे दवाइयाँ दे रहा था, तो फिर दवाइयों से फ़र्क क्यों नहीं हो रहा था। फिर मुझे पता चला कि वो मुझे दवाइयाँ डॉक्टर के पास से नहीं बल्कि किसी मेडिकल स्टोर से सस्ती दवाइयाँ लाकर दे रहा है, जिनसे मेरी कंडीशन ठीक नहीं हो रही। लेकिन अब तो इन दवाइयों ने भी असर करना छोड़ दिया था। खांसते खांसते मेरी जान आधी हो जाती थी। एक बार मुझे खून की उल्टी हुई। जब बहू ने ये देखा तो कहा कि अब मैं पिताजी को घर में 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। इस बंद कमरे के अंदर मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको आवाज़ लगाया करता था, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आता था। फिर रोने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता होता ही नहीं था। सुबह जब राजन कमरे में आया तो खून देखकर घबरा गया। मैं बिल्कुल बहाल पड़ा हुआ था, मुझे अपना होश नहीं था। उसने जल्दी से मुझे उठाया और अस्पताल ले गया। उसकी पत्नी ने उसे समझाया भी था कि तुम ही क्यों अपने पिता की सेवा कर रहे हो, कि सारी जिम्मेदारी तुम पर ही है। बस तुमने बहुत सालों तक इनको अपने साथ रख लिया। तुम्हारे छोटे दोनों भाई तो इनको आकर देखते तक नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि अपने पिताजी को प्रतीक के पास छोड़ाओ। कुछ दिन वो इनका इलाज करवाएगा और उनकी सेवा करेगा। 2 दिन मेरा अस्पताल में इलाज चला। उसके बाद जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो राजन मुझे प्रतीक के घर छोड़ गया था। उसकी पत्नी मेरी हालत के बारे में पहले ही प्रतीक की पत्नी को बता चुकी थी। पहले तो राजन मेरे बिना रहता नहीं था और अब मुझे अपने छोटे भाई के घर छोड़ गया था। जब मैं प्रतीक के घर आया तो मेरी हालत देखकर उन दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए थे। जब उनको मेरी बीमारी का पता चला तो वो लोग घबरा गए और उन्होंने तो मुझे हाथ तक नहीं लगाया। उन्होंने भी मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया। राजन ने प्रतीक से कह दिया था कि मैंने पिताजी की अब तक बहुत सेवा कर ली, इनका बहुत इलाज करवा दिया। अब तुम इनका इलाज करवाओ और अपने घर में रखो। मैं नहीं चाहता कि सारा बोझ मेरे अकेले पर ही आए। तुम लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी है। ये तुम लोगों के भी पिता हैं। मेरी तबीयत यहाँ भी ठीक नहीं हो रही थी। प्रतीक मुझे जिस डॉक्टर के पास लेकर गया था उसके इलाज के भी बहुत पैसे थे, जिससे प्रतीक बहुत घबरा गया और उसने भी मुझे मेडिकल की दवाई खिलानी शुरू कर दी थी। वो बार बार यही सोचता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि उससे मेरा बोझ नहीं उठाया जा रहा था। उसकी पत्नी रागिनी ने प्रतीक से पहले ही बोल दिया था कि तुम्हें जितने दिन अपने पिता को रखना है रखो, लेकिन मैं उनका कोई काम नहीं करूंगी। मुझे यहाँ रहते हुए अभी 1 महीना ही हुआ था। मेरी खांसी से रागिनी भी बहुत परेशान हो गई थी और बार बार प्रतीक से कहती रहती थी कि जिस दिन से तुम्हारे पिता इस घर में आए हैं, घर का माहौल ही ख़राब हो गया। हम लोग कितने सुकून से रहते थे। हमेशा तुम्हारे पिताजी खांस खांस कर घर में बीमारियां फैलाते रहते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अपने पिता को यहाँ से ले जाओ। उनकी मौजूदगी में मुझसे यहाँ रुका नहीं जाता। जिस पर प्रतीक ने कहा था कि मैं बड़े भैया की तरह अपने पिताजी से मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। पहले जब पिताजी ढेर सारे पैसे और भी बहुत सारा सामान लेकर आया करते थे
तब तो तुम उनकी बहुत सेवा करती थी। उसने कहा कि हाँ, क्योंकि जब समय कुछ और हुआ करता था। तुम्हारे पिता सेहतमंद थे, लेकिन अब उनको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है कि मैं उनके करीब भी नहीं जाऊंगी। मुझे उनसे घिन आती है। तुम्हारे बड़े भैया भाभी ने तो अपना बोझ उतार कर हमारे घर भेज दिया, जबकि सारी जिंदगी पिताजी के सबसे ज़्यादा मज़े तो उन्होंने ही उठाए हैं। अब जब खुद की तरफ से पैसे खर्च करने का टाइम आया तो इलाज के लिए उन्हें यहाँ पर भेज दिया। रागिनी ने हर दिन प्रतीक का इतना दिमाग ख़राब कर दिया था कि वो बेचारा मजबूर हो गया था मुझे अपने छोटे भाई के घर भेजने के लिए। मेरा सबसे छोटा बेटा रवि, जो कि स्कूल में टीचर की नौकरी किया करता था, उसने भी अपने बड़े भाई की तरह रवि के घर जाकर यही कहा कि पिताजी का इलाज बहुत महंगा है, मुझसे नहीं होता। तुम्हारी नौकरी अच्छी है, तुम देख लो, कुछ दिन तुम इन्हें अपने घर में रख लो, इनका इलाज करवाओ, इनकी सेवा करो। मगर यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं तो किसी से भी कुछ कहने के लायक नहीं था। उसने भी मुझे एक कमरा दे दिया था, लेकिन उसकी पत्नी भी बहुत बदतमीज़ थी। कहती थी कि इस बूढ़े को यहाँ से बाहर निकालो, बीमार होकर यहाँ पर आ गया है और सारी ज़िंदगी अपने बड़े बेटे के पास रहा। मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने पिताजी को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आओ। वैसे भी अब तुम्हारे पिता किसी काम के नहीं रहे। मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रही थी। एक तो मैं पहले से ही बीमारी से टूटा हुआ था, दूसरा मुझे मेरे बहू और बेटों ने भी पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था। मैं अब अकेलेपन का शिकार हो गया था। बच्चे तो मुझसे दूर भागते थे, एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे थे, कोई भी मेरी फिक्र करने वाला नहीं था। ये वही संतान थी जिसकी खातिर मैंने अपनी पत्नी की बेवफाई देखने के बावजूद भी इन बच्चों का साथ नहीं छोड़ा था और ना ही दूसरी शादी की थी, ताकि मेरे बच्चे बेसहारा ना हो जाएं। सारी ज़िंदगी खुद मेहनत करता आया था और बच्चों को मैंने अपनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया था। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई थी, अपनी खुशियों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या मेरे बच्चे सब कुछ इसलिए कर रहे थे कि ये मेरे संतान थे या नहीं? एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी घूम रहा था कि मेरी पत्नी सुरेखा, जिसको कई सालों पहले मैं छोड़ चुका था, उसकी शादी मेरे साथ हुई थी, लेकिन उसके संबंध शादी के बाद और भी मर्दों से रहे थे, जिस पर कई बार मैंने ये सोचा था कि ये बच्चे मेरे हैं भी या नहीं, मगर मैं इनका पिता हूँ। क्या ये सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहा था कि ये मेरे अपने बच्चे होते तब मेरे साथ वफा करते? फिलहाल तो मैंने इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं खामोशी से घर से बाहर निकल आया था। मुझे अपने किसी भी बेटे के साथ नहीं रहना था। मेरे पास मेरे सामान में थोड़े से पैसे रखे हुए थे। मैं अपना सामान लेकर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए कदमों से ट्रेन में बैठकर अपने गांव के लिए सवार हो गया था। मेरा वो गांव जहां मेरे भाई बहन रहते थे, मैं उन्हीं के पास चला गया। जब मैंने अपने भाई के घर का दरवाज़ा बजाया और मेरे भाई ने मुझे इतने सालों के बाद ऐसी हालत में देखा तो फ़ौरन मुझे गले से लगा लिया। आज इतने सालों बाद मुझे लगा था कि जैसे इस दुनिया में मेरा कोई अपना है। मेरे आने पर उन्होंने बाकी सारे भाई बहन को भी अपने घर बुला लिया था। मेरी हालत देखकर उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। मैंने उनको अपने बच्चों की हरकतों के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे हमारा खून का रिश्ता है, हम कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे। मेरी भाभीयों ने मेरी खूब सेवा की, मेरा बहुत ख्याल रखा। बड़े भैया ने गांव के वैद्य जी से मेरा इलाज करवाया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन इलाज करने के बाद मेरी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैं जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचा था। वो सब कुछ मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरे आने के बाद मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की कोशिश भी नहीं की थी। मेरे भाइयों ने यहाँ मेरा इलाज करवाया। कुछ ही वक्त गुजरा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरे भाइयों ने कहा कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। मैंने कहा कि मैं यकीनन तुम लोगों के साथ ही रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों तक खबर पहुँचा दी जाए कि मैं मर चुका हूँ। ये बात सुनकर मेरे भाई बहनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तुम तो जिंदा हो, तो फिर क्यों अपने मरने की खबर अपने बेटों तक पहुँचा रहे हो? मैंने कहा क्योंकि मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। मेरी सारी ज़मीन जायदाद इसी गाँव में मौजूद है। मेरे मरने की खबर सुनकर वो तीनों दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। और ऐसा ही हुआ था। जब उन्हें मेरे मरने की खबर मिली तो उसके 2 दिन के बाद उन लोगों ने यहाँ आने के बारे में सोच विचार किया। उन्होंने सोचा कि पिताजी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्यों ना हम अपनी जायदाद के हिस्से बंटवारे कर लेते हैं। वो मरने से पहले हमारे लिए काफ़ी कुछ छोड़ कर गए हैं। वैसे भी ये सब कुछ उन्होंने हमारे लिए ही तो जमा किया था। अब हम इसे कानूनी तौर पर अपने नाम करवा लेंगे। वो तीनों जब गाँव आए तो मैंने पूरे गाँव को इकट्ठा कर लिया था और जब गाँव की भीड़ को चीरते हुए उनके सामने आकर खड़ा हुआ
मुझे देखते ही उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्हें तो खबर मिली थी कि उनका पिता मर गया है, मगर जब उन्होंने मुझे जिंदा हालत में देखा तो हैरान रह गए। मैंने पूरे गांव के सामने ये ऐलान कर दिया कि ये तीनों मेरे बेटे नहीं हैं, मैं बे औलाद हूँ और मैंने इनको अपने मरने की झूठी खबर पहुंचवाई थी। इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं अपनी ज़मीन जायदाद में से इनको एक भी रुपया देना चाहता हूँ। ये सुनकर उनके होश उड़ गए और उन्होंने मेरे कदमों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। पूरे गांव के सामने उनकी खूब बेइज्जती हो रही थी। वो तीनों मेरे पैर पकड़कर रोने लगे। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, मगर ऐसा मत कहो कि हम आपके बेटे नहीं हैं, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा, मेरा कारोबार क्या ठप हो गया, मुझे बीमारी क्या लग गई, तुम लोगों ने तो मुझे बोझ समझना शुरू कर दिया, एक दूसरे के ऊपर डालने लगे। मगर तुम्हें क्या लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? ये मेरे अपने भाई बहन हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। आज मैं तुम लोगों को एक हकीकत बताना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग मेरी संतान हो या नहीं, लेकिन तुमने एक ऐसी औरत के शरीर से जन्म लिया है जो बदकिरदार थी, जो मेरा भरोसा जीतकर दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाया करती थी। जब मुझे उसकी हकीकत के बारे में पता चला तो मैंने उसे छोड़ दिया। तुम लोगों की खातिर मैंने क्या कुछ नहीं किया। मुझे लोगों ने बहुत कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मैंने तुम्हारी वजह से कभी दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। मैंने अपने बुरे समय में तुम लोगों की हकीकत को देख लिया, इसलिए मैं पूरे गांव के सामने यह ऐलान कर रहा हूं कि मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है और आइंदा तुम लोग यहाँ पर कभी मत आना। मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने सारे बहन भाइयों में बांट रहा हूँ। तुम लोग यकीनन उस कैरेक्टरलेस औरत के ही बेटे हो जो मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा देती रही। तुमने ये बात साबित कर दी कि तुम उसके ही बेटे हो, क्योंकि वो मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही थी और तुम सामने से मुझ पर वार कर रहे थे। जब उनको पता चला कि मैं अपनी सारी ज़मीन जायदाद अपने बहन भाइयों में बांट रहा हूँ तो उनको बेहद अफसोस हुआ था। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी, मगर एक वक्त वो था जब मैंने उनकी माँ को भी माफ़ नहीं किया था। अब मैं उनको भी कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो रोते हुए और अफसोस करते हुए वहाँ से चले गए थे। मैंने वकील को बुलाकर अपनी सारी जायदाद अपने भाइयों में बांट दी थी और अपनी बहनों को भी। वो मना भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अब तुम शहर कभी नहीं जाओगे, हम लोगों के साथ यहीं पर रहोगे जैसे हम पहले एक साथ रहा करते थे। मैंने अपने बेटों से तो सारे संबंध हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए थे। कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि तीनों बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। दोनों बेटों की नौकरी चली गई और सबसे बड़ा बेटा गरीबी भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। जिन बेटों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी, उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने कभी पलटकर उनकी तरफ नहीं देखा। उन्होंने कई बार मुझसे माफ़ी मांगने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें कभी माफ़ नहीं किया। मैं यहाँ अब अपने भाई बहनों के साथ गांव में रहता हूँ, अपने गांव की खुशबू में खुश रहता हूँ, अपने गांव के लोगों के साथ सुकून की ज़िंदगी व्यतीत कर रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।